नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भकालीन मधुमेह। दोस्तों, डायबिटीज़ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान विश्व का डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ करीब 62 मिलियन डायबिटिक्स हैं अभी। हर साल 1 मिलियन यानी कि करीब 10 लाख लोग डायबिटीज़ से मर जाते हैं। और डायबिटीज़ 8वां सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। डायबिटीज़ से स्ट्रोक का रिस्क, हृदय रोग का रिस्क और किडनी फेल्योर का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि बच्चों में, बुज़ुर्गों में, यंगस्टर्स में, फीमेल्स में सबको इफ़ेक्ट करती है। एक एक करके मैं टॉपिक चूज़ करूँगी और डायबिटीज़ के बारे में आप सबको एजुकेट करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम गर्भकालीन अवस्था में डायबिटीज़ जो होती है उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और दूसरों में ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी डेफिनेशन, उसके बाद प्रिवेलेंस कितने लोगों में होती है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं हम इसको, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, माँ में क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बच्चों में क्या हो सकता है इसकी वजह से, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग ये सारा डिस्कशन करेंगे और मैं समझाते हुए चलूँगी सारी चीज़ों को। डेफिनेशन जैसे कि है जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भकाल में जो डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। मोटी मोटा समझ लीजिए दोस्तों कि डायबिटीज़ होती क्यों है। जब भी जो हमारा पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, अगर वो कम निकलता है तो हमारी बॉडी में जो खाने से जो हम ग्लूकोज प्राप्त करते हैं उसका वो रीअपटेक नहीं कर पाता है और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके डिटेल्स हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वीडियोस आपको समझाते जाएंगे। एक तो हो गया कि पैंक्रियास से इंसुलिन कम निकल रहा है। दूसरा ये है इंसुलिन निकल रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है बॉडी में खाने से जो हम खा रहे हैं, लेकिन उसका अपटेक नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। तो दोनों चीज़ें हैं और किसी कारण से अपटेक नहीं हो पा रहा है तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ऐसा ही कुछ होता है, वो मैं आगे बताती हूँ। प्रिवेलेंस इसका कितना है, जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं गर्भवती महिलाओं में 3 से 5% लोगों को, महिलाओं को ये पाया जाता है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और इस वजह से उनको और कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ जाते हैं। और अगर हम थोड़े से सजग रहेंगे तो हम वो सब चीज़ों से बच सकते हैं। कैसे, सुनते जाइए। तो क्यों होती है डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में दोस्तों डायबिटीज़ होने का कारण ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और वो जब बड़ा होने लगता है, उसका प्लेसेंटा भी बड़ा होने लगता है। प्लेसेंटा जो माँ और बच्चे के बीच की कनेक्शन कॉर्ड है वो प्लेसेंटा होती है। उस प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, बीटा एचसीजी हो गया, और भी हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है और फिर जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। तो इसके कारण तो हमको पता चल गया। इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई माँ को जो है डायबिटीज़ है गर्भकालीन? दोस्तों, इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। बस ज़्यादा ये हो सकता है कि माँ को प्यास ज़्यादा लग रही है या बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, जैसा कि शुगर के पेशेंट्स में हम सब लोग आम तौर पे जानते हैं। अदरवाइज़ कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं। भाई सिम्टम नहीं मिलते हैं तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? WHO के हिसाब से हमें हर गर्भवती महिला की 24 हफ्ते से लेके 48 हफ्ते के बीच में बेबी के, मतलब कि जब 6 महीने का बेबी हो जा रहा है उसके बाद हम माँ का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि नहीं। इस टेस्ट में होता क्या है आप लोग समझिए, ज़रूरी है समझना। इसको कैसे करते हैं? ये स्क्रीनिंग जो है 24 से 28 हफ्तों के बीच में होती है, माँ को की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि माँ ओवरनाइट फास्टिंग, रात भर भूखे रहने के बाद या 8 से 14 घंटे भूखे रहने के बाद माँ को 75 ग्राम ग्लूकोज
पिलाया जाता है 250 से 300 ml पानी में उस ग्लूकोज को घोल के उसको 4 से 5 मिनट के अंदर वो पूरा सोल्यूशन पीना होता है। उस सोल्यूशन को पीने के बाद उसके 2 घंटे के बाद माँ का हम लोग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, वीनस ब्लड या कैपिलरी ब्लड चेक करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा या उसके बराबर होती है तो हम ये कहते हैं कि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, और फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं क्या करना है। तो इसकी डायग्नोसिस ऐसे हो गई। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? किन माँओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा है? पहले तो अगर माँ की उम्र ज़्यादा है और 40 साल से ऊपर है और वो माँ बन रही है तो उनको ज़्यादा चांसेस है कि डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। उसके अलावा जो कॉमन खतरे हैं वो उसमें आता है वेट। ज़्यादा वेट है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है तो ओबीज है तो उसको चांसेस हैं। हम लोग जो एशियंस हैं हम लोगों को ज़्यादा खतरा होता है डायबिटीज़ का। और अगर पहले माँ को पहली प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी तो भी उसको खतरा है कि उसको फिर से डायबिटीज़ जेस्टेशनल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है तो भी उसका खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर माँ को पीसीओडी की पहले शिकायत रही है या उसका पहले बच्चा जो हुआ है उसका वज़न अत्यधिक था, जैसे 4 किलो से ज़्यादा, 4.1 केजी से ज़्यादा या 9 पाउंड से ज़्यादा का बच्चा अगर पहले का हुआ होता है तो हम ये सोचते हैं कि ज़रूर माता जी को डायबिटीज़ उसमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रही होगी। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, बहुत आराम से रहती हैं, प्रेग्नेंट हैं और कुछ एक्टिविटी नहीं है, भाई अगर कोई और विशेष कारण नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है, तो कोई कारण नहीं है कि माँ जो है एक्टिव न रहे, एक्टिव रहना चाहिए। ये सारे कारण हैं जिससे जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ माँ को हो सकती है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर माँ को है तो माँ को क्या रिस्क है और बच्चे को क्या रिस्क है? होता यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, फिर डिलीवरी होने के बाद वो ठीक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहे। नहीं, बहुत दिक्कत है। सबसे पहले तो बेबी को क्या दिक्कत है? बेबी को दिक्कत होती है उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, मतलब 4 किलो से ज़्यादा का बच्चा होता है। 4 से 4.5 किलो का बच्चा अगर किसी का हुआ है तो ये मान लीजिए कि उसकी माता को ज़रूर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में रही होगी, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसको हम लोग मैक्रोसोमिया, मैक्रो मतलब बड़ी बॉडी वाला बच्चा कहते हैं। ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही रिस्की बात है। क्यों रिस्की बात है? क्यों बच्चे का वज़न क्यों बढ़ता है? बच्चे का वज़न इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो माँ का लेवल होता है ग्लूकोज का बढ़ा रहता है बच्चे से जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज प्लेसेंटा को पार करते हुए बच्चे में जाता है और बच्चों में वो ग्लूकोज फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, इसलिए बच्चा जो है मोटा तगड़ा पैदा होता है। तो भाई इसमें ख़राबी क्या है? इसमें ख़राबी है, इसमें ख़राबी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा बच्चा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, उसको जो है सिजेरियन से पैदा होना पड़ता है, और पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि माँ से जो कंटिन्यूअस हाई शुगर जा रहा था प्लेसेंटा से, उसका कनेक्शन कट हो गया तो बच्चे का शुगर लेवल कम हो जाता है। और बच्चे के पैंक्रियाज से भी इंसुलिन निकलता है, क्योंकि माँ के प्लेसेंटा से ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है तो बच्चा भी इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है। फिर बच्चा पैदा तो हो गया, ग्लूकोज कनेक्शन कट हो गया, लेकिन उसका इंसुलिन निकल रहा है, इसलिए बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, यानी शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे उसे झटके आते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, उनको जल्दी कुछ ग्लूकोज वगैरह देना पड़ता है और फीड कराना पड़ता है जल्दी जल्दी। एनीवेज, एक और चीज़ हो सकती है बच्चों में कि प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले 37 हफ्ते से पहले जो है कभी कभी माँ लेबर पेन में चली जाती है और बच्चा पैदा होता है। जो बच्चे प्री टर्म लेबर से पैदा होते हैं उनको सांस की समस्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब नॉर्मल पैदा होते हैं तो माँ जो ऑक्सीटोसिन, लेबर पेन में ऑक्सीटोसिन जो निकलता है उसकी वजह से लेबर पेन होता है, और लेबर पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं,
तो उस प्रोसेस से बच्चों के लंग्स में सरफेक्टेंट निकलता है जो कि उनके लंग्स को मैच्योर करता है। तब वो जब निकलते हैं तो उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट एक तरह का केमिकल होता है जो एल्वियोलाइज को लुब्रिकेट करके रखता है। लुब्रिकेट मतलब एक ऑयल, एक फिल्म की तरह बना देता है एल्वियोलाइज के ऊपर। तो जब बच्चे सांस लेते हैं तो वो फूलती पचकती है। अगर लुब्रिकेशन नहीं होता है तो वो पचक जाती है, तो फिर फूलती नहीं है, तो बच्चे की लंग कोलैप्स कर जाती है और बच्चे की मृत्यु हो सकती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। ऐसे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं सब ठीक रहता है, बड़े होते हैं तो उनमें भी ओबिसिटी का रिस्क रहता है और उनको भी डायबिटीज़ मेलाइटस बाद में होने का खतरा होता है। और ऐसी माँओं को जिनका हाइपरग्लाइसीमिया रहती है और बच्चे होते हैं तो वो बच्चे या तो मरे हुए पैदा भी हो सकते हैं या पैदा होने के कुछ देर बाद मर भी जाते हैं कभी कभी। तो ये तो बच्चों में रिस्क है। माँ में क्या रिस्क है? माँ में रिस्क ये होता है, ऐसी माँओं को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस रही है वो बाद में डायबिटीज़ की पेशेंट हो सकती हैं। इसीलिए डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद फिर से माँ का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं उनको डायबिटीज़ तो नहीं है। दूसरी चीज़, माँ का सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है क्योंकि बच्चा बड़ा है और उसको जो है नॉर्मल डिलीवरी से वो नहीं पैदा हो सकता, तो सिजेरियन हो जाता है। और माँ को प्री एक्लेम्शिया हो सकता है जो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होकर एक एक्लेम्शिया हो सकता है जिसमें बहुत हाई बीपी हो जाता है, प्रोटीन निकलता है यूरिन में, पैर में हाथ में स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा घातक ये माँ के लिए सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन देखिए, अगर डायग्नोज कर लिया है हम लोगों ने तो उसको इमीडिएटली लाइफस्टाइल चेंजेस बताने होंगे। डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट फैट कम हो, और इसके अलावा एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलना है, एक्टिव लाइफ को बोलना है कि वो फॉलो करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले उनका वेट ज़्यादा ना हो। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने वेट को प्लीज़ कम करिए और फिर प्रेग्नेंट होइए। और प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा वज़न आपका ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग इस चीज़ से हम लोग लड़ पाएंगे और इसके कॉम्प्लिकेशंस को और आगे बढ़ने से हम लोग रोक पाएंगे। तो दोस्तों ये रही जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में जानकारी। और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है और लोगों को अवेयर करिए, इसके बारे में जानिए। आप सबको मैं डायबिटीज़ के बारे में छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में सारी चीज़ों को कन्वे करने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी जानकारी बढ़े और हम इस कलंक को, जो डायबिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने का इंडिया के सर से, उसको मिटा सकें और अपने हेल्थ के प्रति कॉशियस रह सके और एक हेल्दी जीवन आगे जी सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।